आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12th के हिस्ट्री और जो चैप्टर हमारा पहला है इसका पार्ट तीसरा है, यानी हड़प्पा सभ्यता वाला जो अपना चैप्टर है इसका तीसरा वीडियो है। इससे पहले 2 वीडियो अपलोड किए हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप उसे देख लीजिए। देखिए, सबसे पहले हम शुरुआत में ही आपको मैं एक क्वेश्चन बता देता हूं, आप इसे ध्यान से देखिए, उसके बाद हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल, हड़प्पा सभ्यता के बहुत सारे स्थल मिले हैं, ठीक है, लेकिन उसमें से कुछ मेन स्थल मैं आपको यहाँ पे लिख कर बता रहा हूँ, आप इनको ध्यान से देखिए और आपको ये पता करना है कि कौन सा स्थल कहाँ पर है। आप अपनी कॉपी में नोट डाउन इसको कर लो और देखो कि कौन सा कहाँ पर है, और आप इसकी प्रैक्टिस करो मैप में, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता वाला मैप अगर आप देखोगे तो कई बार पेपर में आ जाता है और ऐसे संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो ये आप इसे ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, मैं पढ़ देता हूँ एक बार। लोथल, नागेश्वर, धौलावीरा, बालाकोट, चहुंद्रो, कोटदीजी, कालीबंगन, राखीगढ़ी, बनावली, सुरकोटड़ा, रोपड़, सूतका गेंडोर, रंगपुर, आलमगीरपुर। ठीक है, ये स्थान आपके सामने रखे हुए हैं। अब शुरू करते हैं हम अपने टॉपिक को। तो शिल्प उत्पादन की यहाँ पे हम बात करेंगे। तो जो हड़प्पा सभ्यता था, हड़प्पा सभ्यता में शिल्प उत्पादन जो था वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए, यहाँ पे शिल्प कार्य होते थे। शिल्प कार्य जैसे मान लो मनके बनाना, शंख की कटाई करके उससे कुछ मनके वगैरह बनाना या कुछ और उससे डिजाइन बनाना, धातु से रिलेटेड कोई काम करना, मोहरों का निर्माण करना या बाट वगैरह बनाना, ये सब शिल्प कार्य में आ जाता है। ठीक है, तो मनके का मतलब आप यहाँ पे जानते होंगे, मनके का मतलब होता है मोती की तरह। जैसे हम माला आप देखते हो ना, माला के अंदर मोती होते हैं, उसमें धागा डालकर माला बनाई जाती है। इसी तरीके से मनके होते हैं। ठीक है, जो मनकों में क्या होता है, एक छेद होता है, उसमें धागा डाल दिया जाता है। आज के समय में इसको हम मोती के नाम से जानते हैं, पर इसका नाम मनके होता है। तो देखिए, शिल्प उत्पादन की बात करें तो चहुंदड़ो जो है वो वर्तमान में पाकिस्तान में है और शिल्प उत्पादन का महत्वपूर्ण केंद्र था। यानी कि उस समय में हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो पाकिस्तान में, देखिए आप, मैं यहाँ पे अगर मान लो मैप बना दूं तो इधर कहीं पाकिस्तान है और पाकिस्तान में ये चहुंदड़ो नामक स्थान पड़ता था। पर उस समय में तो क्या होता था, ये भारत का ही हिस्सा था, तो ये यहाँ पे महत्वपूर्ण केंद्र था जहाँ पे शिल्प उत्पादन होता था। तो यहाँ पे आपको इतना ध्यान रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट था, सिंपल है, आगे चलते हैं। मनकों का निर्माण जो होता है वो विभिन्न प्रकार के पदार्थों से किया जाता है। मनके जो होते हैं कई तरह के होते हैं। हड्डियों के मनके भी मिले हैं, धातु के मनके भी मिले हैं, कार्नेलियन वगैरह के मनके भी मिले हैं। ठीक है, इसके अलावा सेलखड़ी से बनाए हुए मनके भी मिले हैं, शंख से बनाए हुए मनके भी मिले हैं, मिट्टी के मनके भी मिले, कई तरह के मनके मिले हैं। तो मनके जो होते थे वो अलग अलग तरीके से अलग अलग चीजों से बनाए जाते थे। कार्नेलियन की बात करें अगर हम, कार्नेलियन जो होता है एक सुंदर पत्थर, आप समझ लीजिए ये कैसा होता है, लाल रंग का होता है। तो सुंदर लाल रंग का होता है, आप सामने देख लीजिए, ये कार्नेलियन का ही चित्र बना रखा है, मैंने आपके सामने रखा हुआ है, आप इसे ध्यान से देखिए। इस तरीके का पत्थर होता था। तो इसका इस्तेमाल किस किस काम में होता है, वर्तमान समय के अगर हिसाब से देखें तो ये अंगूठी में भी जड़ा जाता है और उस समय में इसके मनके के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता था। तो इसके साक्ष्य मिले। इसके अलावा जैस्पर, स्फटिक, क्वार्टज, सेलखड़ी, ये सारे जो होते हैं ये भी मिले। सेलखड़ी जो होता है वो सफेद रंग का होता है, व्हाइट, मृदु पत्थर है इसको कहते हैं। मृदु का मतलब है मुलायम, ये काफी मुलायम होता है, इसको आराम से मतलब काटा वगैरह जा सकता है, इसको शेप वगैरह जो देनी होती है वो आराम से दी जा सकती है। तो ये तो कुछ पत्थर वगैरह हो जाएंगे जिससे कि मनके बनाए जाते थे। इसके अलावा धातुओं से भी मनके बनते थे। मान लीजिए सोने के हो जाएंगे, तांबे के हो जाएंगे, कांसे के हो जाएंगे। ठीक है, सोना जो होगा, सोना हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि सोना उस टाइम पे भी दुर्लभ था और सोना जो था वो महंगा था। आज के जैसा ही महंगा रहा होगा उस समय में सोना, तो हर कोई इसको सोने को अफोर्ड नहीं करता होगा, लेकिन तांबे और कांसे के यूज करते होंगे लोग। अब यहाँ पे देखिए, तांबा आप सभी जानते हैं, कांसा क्या होता है, कांसा एक मिश्र धातु होती है। ठीक है, ब्रॉन्ज कहते हैं जिसको, कांसा होती है मिश्र धातु, यानी दो चीजों को मिला के बनता है। एक इसमें तांबा मिलाया जाता है प्लस इसमें टिन मिलाया जाता है, तांबा और टिन को मिला देते तो बनता है कांसा। ठीक है, तो ये धातुओं के भी मनके बनाए जाते थे। इसके अलावा देखिए, पत्थर के मनके हमने देख लिए, धातुओं के मनके हमने देख लिए, शंख, फयांस और पक्की मिट्टी, इसके भी मतलब इनका प्रयोग करके भी मनके बनाए जाते थे। शंख आप जानते ही हैं, आपने देखा होगा, जैसे सीप होते हैं, ठीक है, शंख वगैरह होते हैं, उसको भी बनाया जाता था। फयांस आपको लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि फयांस से कुछ बर्तन भी मिले हैं। ठीक है, और फयांस में क्या होता था, घिसी हुई रेत में कलर और कुछ चिपचिपा पदार्थ मिला के बनाया जाता था। अगर आपने लास्ट वीडियो देखी तो आपको फयांस के बारे में जानकारी होगी। और पकी हुई मिट्टी तो आप सभी जानते हैं। तो इन सब चीजों को मिला के मनके बनाए जाते थे। देखिए, यहां से आपके लिए क्वेश्चन बन जाएगा कि मनका बनाने के लिए किन किन वस्तुओं का, किन किन कच्चे माल का इस्तेमाल किया जाता था। तो आप कार्नेलियन कह सकते हैं, जैस्पर, स्फटिक, क्वार्टज, सेलखड़ी, ठीक है, सोना, तांबा, कांसा, शंख, फयांस, पकी हुई मिट्टी, आप इनमें से कोई भी बता सकते हैं।
ठीक है, ये सारे आपके लिए हैं। अब आगे देखिए आप यहाँ पे कि कुछ मन के दो या दो से अधिक पत्थरों को आपस में जोड़कर भी बनाए जाते थे, कुछ मन के। और ये मन के जो होते थे कई आकार के होते थे। देखिए मोती, अगर आप माला देखोगे तो ज्यादातर मोती जो होते हैं या मन के जो होते हैं वो गोल आकार के होते हैं। ठीक है, गोल आकार के मन के होते हैं और उसमें धागा पिरो दिया जाता है जिससे माला बन जाती है। लेकिन ये जो मन के होते हैं हमेशा गोल आकार के नहीं होते, कभी कभी ये इस आकार के भी हो सकते हैं। कुछ इस इसका बन नहीं पा रहा है यहाँ पे सही से, आप समझने का प्रयास करें। इस आकार के भी हो सकते हैं और ऐसे आकार के भी हो सकते हैं, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, कई तरह के आकार के हो सकते हैं, जैसे मान लो चक्राकार भी हो सकते हैं, इस तरीके के कुछ चक्राकार, बेलनाकार, गोलाकार, ढोलाकार, खंडित, टूटे हुए, किसी भी आकार के मन के हो सकते हैं। और इन पर चित्रकारी करके इनको सजाया जाता था। देखिए ये बात है इतने साल पुरानी, और उस समय में आज के जैसे वर्तमान समय जैसी टेक्नोलॉजी उपलब्ध नहीं थी, लेकिन ये लोग मन के बनाते थे, उसका इस्तेमाल करते थे। और सबसे खास बात तो यह है कि शिल्पकारी इतनी अच्छी थी, यानी कि इसमें चित्रकारी भी करते थे। मन के जो होते हैं काफ़ी छोटे होते हैं, आप सभी जानते हैं काफ़ी छोटे होते हैं, उसमें चित्रकारी करना मतलब बहुत बारीक काम होता है। उसके लिए बहुत अच्छा हुनर चाहिए, बहुत अच्छी प्रैक्टिस चाहिए, और कलाकारी तो उसमें है ही। तो ये सारी चीज़ें होती थी। अब बात करते हैं आगे। देखिए मन के बनाने में विभिन्न पदार्थों का इस्तेमाल होता था, यानी मन के बनाने के लिए कई तरह की चीज़ों का इस्तेमाल होता था। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं इससे पहले। इन्हीं के अनुसार इनको बनाने की तकनीक में भी बदलाव किया जाता था। देखिए मन के जो होते हैं अलग अलग चीज़ों से बनाए जाते हैं। मैंने बताया आपको पत्थर से भी बनते थे, ठीक है, धातु से भी बनते थे, शंख वगैरह से भी बनते थे। तो जैसे पत्थर के मन के बनाने हैं तो अलग तरीका अपनाया जाएगा, धातु के मन के बनाने हैं तो अलग तरीका अपनाया जाएगा, शंख के मन के बनाने हैं तो अलग तरीका अपनाया जाएगा, पकी हुई मिट्टी से बनाने हैं तो अलग तरीका अपनाया जाता था। जैसे जैसे मतलब चीज़ें होती थी उसी के अकॉर्डिंग उसका तरीका भी चेंज हो जाता था। अब मान लीजिए सेल खड़ी से मन के बनाने हैं, तो मैंने आपको बताया सेल खड़ी जो होता है एक सफ़ेद मृदु पत्थर होता है। मृदु पत्थर मतलब मुलायम, यानी सेलखड़ी जैसे है ये मुलायम पत्थर था, इससे भी मन के बनाए जाते थे। इसको आसानी से उपयोग में लाया जा सकता था, क्योंकि मुलायम पत्थर है तो आराम से उपयोग में ला सकते हैं। कुछ मन के ऐसे भी मिले हैं जिन्हें सेलखड़ी के चूर्ण को सांचे में ढालकर बनाया गया है। अब देखिए क्या करा है इन्होंने, सेलखड़ी जो है पत्थर उसको तोड़ दिया, उसका बिल्कुल चूर्ण बना लिया। जब उसका चूर्ण बन गया है, चूर्ण बन गया बिल्कुल मतलब बुरादा टाइप का बन गया, बिल्कुल मतलब बारीक बन गया, मिट्टी जैसा, रेत जैसा। उसके बाद क्या करा, उसको गीला किया गया, ठीक है, और उसको लिक्विड टाइप मिलाया उसमें, और उसके बाद उसको चूर्ण को सांचे में ढालकर बनाया। यानी जैसे मान लो आपको कोई शेप देनी है, आपको कोई गोल शेप देनी है, तो आपको किसी गोल चीज, गोल सांचे में उसको डाल दोगे आप ताकि वो गोल बन जाए। आपको चौकोर बनानी है तो चौकोर सांचे में डाल दोगे ताकि चौकोर मन के बन जाए। तो उसको अलग अलग तरह के सांचे में ढाल दिया जाता था और उसके मन के बना दिए जाते थे। इससे विभिन्न आकार के मन के बनाए जा सकते थे, ठीक है। तो ये सेलखड़ी आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स में आ सकते हैं, ठीक है। जो भी मैं आपको वीडियो में बता रहा हूँ, एक पार्ट से लेकर चौथे पार्ट तक जितने भी मैं आपको टॉपिक एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपके लॉन्ग क्वेश्चन उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ये आपको बिल्कुल गारंटेड कह रहा हूं। और पिछले भी मतलब आप लॉन्ग क्वेश्चन में कभी दिक्कत नहीं आई है आज तक, लॉन्ग क्वेश्चन सारे वहीं से आएंगे। बस 1 नंबर वाले क्वेश्चन जो है उसमें आपको दिक्कत आएगी, लेकिन मैं वो 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन आपको कराऊंगा, ठीक है। कैसे करने में आपको उसको बाद में बताऊंगा, पहले हम चैप्टर करेंगे, तो आप इसको ध्यान से देखें। अब देखिए आगे, कार्नेलियन का लाल रंग पीले रंग के कच्चे माल को आग में पकाने से प्राप्त होता है। ये जो कार्नेलियन है इसका लाल रंग अगर चाहिए तो एक पीले रंग का कोई कच्चा माल था, उसको पकाया जाता था आग में, फिर वो लाल बन जाता था। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप एग्जांपल से समझेंगे। आपने ईंटें देखी होगी, ईंटें बनते हुए अगर आपने देखी हो, जब ईंटें बनाई जाती है तो वो क्या होता है, मिट्टी से बनाई जाती है, ठीक है। मिट्टी को गीला करते हैं, उसको सांचा होता है इस प्रकार का, उस सांचे में डाल देते हैं मिट्टी को, और वो उस शेप की हो जाती है, और मिट्टी उसी मतलब ईंट वाले शेप की हो जाती है। बाद में उसमें से सांचा निकाल देते हैं। तो वो जब मिट्टी की होती है वो ईंट, तो उसका कलर क्या होता है आप जानते हैं, उसका अलग कलर होगा। लेकिन जब उसी मिट्टी वाली ईंट को पका दिया जाता है, भट्टे में ले जाके पकाया जाता है, तो उसके बाद उसका रंग जो होता है वो क्या हो जाता है, रंग बदल जाता है और लाल हो जाता है। तो इसी तरीके से कार्नेलियन का लाल रंग भी पाने के लिए कुछ पीले रंग का कच्चे माल को आग में खूब पकाते थे, तब जाके वो लाल रंग प्राप्त होता था। और मनकों को बनाने में घिसाई करते थे, पॉलिश करते थे, और उसमें छेद करने की प्रक्रिया से ये पूरे होते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मनके जो हैं बना लिए मान लीजिए,
तो केवल मन के बना लेने से काम नहीं चलेगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मान लो मैंने ये ऐसे करके 10-12 मन के बना लिया, मैं चाह रहा हूँ इसके माला बनाऊं, तो उसके लिए मुझे इसमें और भी काम करना पड़ेगा। वो क्या करते थे, इसकी घिसाई करते थे ताकि सारे मन के बिल्कुल एक साइज के हो जाएं, एक जैसे दिखें। उसमें पॉलिश करते थे ताकि उसमें चमक आ जाए, ठीक है, सभी मनकों में। फिर उसके बाद उसमें सुराख करना होता था, छेद करेंगे तभी तो उसके अंदर धागा डाल पाएंगे। अगर उसमें छेद ही नहीं होगा तो वो धागा कैसे डलेगा? तो यानी उसमें छेद किया जाता था, सुराख किया जाता था, ठीक है। इसके बाद जब ये सारा काम हो जाता था तब ये पूरे हो जाते थे, फिर उसमें धागा डाल के उसको माला के रूप में बनाया जा सकता था। लोथल, चहुंद्रो, धौलावीरा, यहाँ पे छेद करने के उपकरण मिले। अब देखिए यहाँ पे ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं, फैक्ट वाले क्वेश्चन होते हैं ये। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि हड़प्पा, किस हड़प्पा स्थल से मनकों में छेद करने के उपकरण पाए गए हैं? ऑप्शन में दे देंगे लोथल, चहुंदड़ो, धौलावीरा, और ऑप्शन डी दे देंगे उपरोक्त सभी। तो आपको पता होगा तभी आप सही क्लिक कर पाओगे, ठीक है। या आपको कोई और दे देंगे, आपसे पूछ लेंगे, तो आपको ये चीजें बिल्कुल पता होनी चाहिए अच्छे तरीके से। आगे देखिए, नागेश्वर और बालाकोट दोनों बस्तियां समुद्र तट के समीप हैं। यहां पे क्या होता था, शंख की वस्तु, चूड़ियां, करछियां और पच्चीकारी बनाई जाती थी, ठीक है। शंख की वस्तुएं बनाई जाती थी यहाँ पे, जैसे चूड़ी वगैरह भी बना दी जाती थी, करछियां वगैरह बना दी जाती थी, ठीक है, करछी वगैरह। और पच्चीकारी बनाई जाती। पच्चीकारी का मतलब होता है एक तरह से डिजाइन करना, ठीक है। जैसे आप देखते हो ना, गांव में रंगोली वगैरह करी जाती है और उस पे मतलब उकेरना या कुछ इस प्रकार से करना किसी वस्तु पे, वो पच्चीकारी कहलाती है। तो ये एक तरह की आर्ट है, एक तरह की कला है पच्चीकारी करना। तो ये चीजें बनाई जाती थी। तो नागेश्वर और बालाकोट, आपको ये दोनों क्या करने हैं, मैप में आपको याद रखना है कि ये कहां पर है, ठीक है। बाकी मैं आपको मैप भी दिखाने वाला हूं। यहां से निर्मित वस्तुओं को दूसरी वस्तुओं तक ले जाया जाता था। यहाँ पे जो वस्तुएं बन जाती थी, नागेश्वर, बालाकोट समुद्र के किनारे हैं, तो वहां से फिर क्या है, जल मार्ग के द्वारा उन चीजों को ले जाया जा सकता है, स्थल मार्ग के द्वारा भी ले जाया जा सकता है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे होते थे। तो देखिए एक बार मैं आपको मैप दिखा देता हूँ, आप मैप ध्यान से देखिए। आप देख पा रहे हैं? तो देखिए यहाँ पे जो मैंने पॉइंट कर रखे हैं ना, मैं कलर चेंज कर दूं एक बार, आप इसे देखिए। देखिए एक पॉइंट इस जगह पे मैंने ब्लैक कर दिया है, और एक पॉइंट इस जगह पे। इस जगह पे है नागेश्वर और बालाकोट, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए, अभी हमने क्या पढ़ा, नागेश्वर और बालाकोट, यही हमको पहचानना है। अब आपके लिए आज का पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कमेंट के लिए, आपको कमेंट में बताना है नागेश्वर जो है वो कहाँ पर है। मतलब मैंने आपको बता दिया, इसमें से ये 2 निशान बना दिए, एक नागेश्वर एक बालाकोट है। मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि कौन सा नागेश्वर है कौन सा बालाकोट है, आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि नागेश्वर कहाँ पर है और बालाकोट कहाँ पर है, ठीक है। अब देखते हैं आगे, इतिहासकारों द्वारा उत्पादन केंद्रों की पहचान करना। यानी जहां पे ये शिल्पकला होती थी या कोई चीज बनाई जाती थी, उत्पादन केंद्र जो होते थे, इतिहासकार या पुरातत्वविद जो होते हैं उसको उसको कैसे मतलब पहचानते हैं, कैसे उसको पकड़ते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, जिन स्थानों पर शिल्प उत्पादन कार्य होता था वहां कच्चा माल मिल जाता था, ठीक है। जहां पे भी मतलब कोई चीज बनाई जाती है तो वहां पे कच्चा माल लाया जाता होगा, तो वहां पे जहां पे भी शिल्प कार्य हो रहे हैं वहां से कच्चा माल मिल जाएगा। या फिर मान लो कोई वस्तुएं बना रहे हैं वो, तो उन्होंने कुछ वस्तुओं को त्याग दिया होगा, फेंक दिया होगा जो उनके काम की नहीं होगी, तो वो कूड़ा करकट के रूप में मिल गया होगा, उससे पता लग जाता है। तो इससे इतिहासकार जो है वो अनुमान लगा लेते हैं, अंदाजा लगा लेते हैं कि यहाँ पे इन स्थानों पर शिल्प उत्पादन होता था। एग्जाम्पल देके बताता हूँ मैं आपको। अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था कि एक चहुंदड़ो नामक स्थान था जो कि पाकिस्तान में है, और वहां पे क्या होता था, शिल्प निर्माण होता था। मान लो कोई भी, चाहे मन के बनाए जाते हो चाहे कुछ भी बनाए जाते हो, मान लो वहां पे मन के बनाए जाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, मान लो यहाँ पे मन के बनाए जाते हैं, तो मन के मान लीजिए कि पत्थर के बनाए जाते हैं, तो पत्थर भी तो यहाँ पे एक तरह से पत्थर इनके लिए कच्चा माल हो गया। पत्थर ये कहीं से लाते होंगे, या तो यहीं पे उपलब्ध होंगे या कहीं से लाते होंगे। पत्थर लाते होंगे तो पत्थर बड़े होते हैं, उसको तोड़ा भी जाता होगा। जब पत्थर तोड़े जाते होंगे, बड़े छोटे हो जाते होंगे, तो जो पत्थर उन्होंने इस्तेमाल में ले लिया वो तो उनके काम में आ गया, लेकिन जो पत्थर रॉ मतलब एक तरह से बेकार मटेरियल हो जाएगा उनके लिए, जो मतलब उनके काम का नहीं होगा, ज्यादा छोटा पत्थर होगा या उनके काम का नहीं होगा, उसको कहाँ फेंकेंगे, चहुंदड़ों में ही तो फेंकेंगे। ये थोड़ा ना कि चहुंदड़ों में है तो मांडा में जाके फेंकेंगे या आलमगीर में जाके, आलमगीरपुर में जाके फेंकेंगे, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। तो वो आसपास ही फेंक देते। तो वो जो कूड़ा करकट जो उनका है, चाहे वो कच्चा माल हो गया मन के बनाने का, या मन के मिल गए, या उसके मन के बनाने के औजार मिल गए, या वो स्थल मिल गया, या कच्चे माल के स्रोत मिल गए, तो उससे ही जो पुरातत्वविद होते हैं वो अंदाजा लगा लेते हैं कि यहाँ पे क्या होता था, शिल्प उत्पादन होता था।
आगे देखिए, पुरातत्वविद जो होते हैं वो सामान्यतः पत्थर के टुकड़े देखकर शंख, तांबा, अयस्क और इनके जैसे मतलब जो कच्चे माल होते हैं, ठीक है, इन सब चीजों को देखते थे। शिल्पकारी में जो औजार इस्तेमाल होते थे, जैसे अभी मैंने बताया कि वो जो जब मन के बन जाते थे तो उसमें पॉलिश किया जाता था, उसको चमकाया जाता था, उसमें सुराख किया जाता था। तो सुराख वगैरह करने के लिए कोई ना कोई औजार इस्तेमाल करते होंगे। तो वो क्या करते हैं, पत्थर के टुकड़े, शंख, तांबा, अयस्क, औजार या फिर अपूर्ण वस्तुएं, जो मतलब कोई चीज मान लो बनाने के लिए लाए पर वो पूरी तरीके से नहीं बना पाए, या कोई चीज उन्होंने त्याग दी है, फेंक दी है, ठीक है, इन चीजों से या कूड़े करकट को वो ढूंढते हैं इतिहासकार। और इन सब चीजों को जब वो ढूंढ लेते हैं तो उससे वो अंदाजा लगाते हैं कि भाई इस जगह पर निर्माण कार्य होता था। और जब वो उस जगह से जाके कहीं और मिल जाती है तो ये पता लग जाता है कि इस जगह से वो चीज बनती थी और यहाँ पे उसका व्यापार होता था। ठीक है, तो ये बहुत ही मतलब सिंपल है, आपको एक बार में सुनकर ही याद हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। अब देखिए, यदि वस्तुओं के निर्माण के लिए शंख और पत्थर को काटा जाता था तो इनके जो टुकड़े होते हैं वो कूड़े के रूप में उत्पादन स्थल पर फेंक दिए जाते थे। बिल्कुल फेंके जाते होंगे। कभी कभी जो बेकार टुकड़े होते हैं उसको छोटे आकार की वस्तुएं बनाने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता था। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आप बड़े आराम से समझेंगे। मान लीजिए पत्थर, इतना बड़ा पत्थर तोड़ा है, अब इसमें से इनको मनके बनाने हैं, तो इसको क्या करेंगे, छोटे छोटे शेप में मनके चाहिए इनको, तो इसको और टुकड़े में तोड़ेंगे। तो ऐसा हो जाएगा कि कोई टुकड़ा ऐसा हो जाएगा जो मतलब उनको लगेगा कि ये टुकड़ा बेकार हो रहा है, हमारे यूज में नहीं आ रहा, तो वो उसको किसी और काम में ले सकते हैं, या फिर और छोटे मनके बनाने हैं तो उसमें इस्तेमाल में ले सकते हैं। तो वस्तुएं बनाने के इस्तेमाल में ले लेते थे। ठीक है, तो ये हो जाएगा। आगे देखें, अति सूक्ष्म, जो बहुत छोटे पत्थर के टुकड़े होते हैं उनका उपयोग नहीं हो पाता। जो बहुत ही छोटे होंगे उनका उपयोग ही नहीं हो पाएगा, जो बिल्कुल छोटे हो जाएंगे। इस कारण क्या करेंगे, उस चीज को कार्यस्थल पर ही छोड़ दिया जाएगा, यानी जहां पे काम करते हैं वहीं फेंक दिया जाएगा। और इन टुकड़े को पुरातत्वविद देखेंगे और उसका अध्ययन करेंगे और अंदाजा लगा लेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पे कार्य होता था। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। शिल्प उत्पादन आपको समझ में आ गया। शिल्प उत्पादन के केंद्र का कैसे पता लगाते हैं इतिहासकार, ये आपको समझ में आ गया। अब देखिए, शिल्प उत्पादन में कच्चे माल की प्राप्ति, यानी शिल्प उत्पादन के लिए कच्चा माल कहाँ से मिलता है। अब देखिए, कोई भी चीज बना रहे हैं, मान लो वो मनके बना रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए वो घड़े बना रहे हैं, बर्तन वगैरह बना रहे हैं, या मान लो कोई भी चीज बना रहे हैं XYZ, जो भी वो चीजें बना रहे हैं उसके लिए उनको कुछ ना कुछ वस्तुओं की, कुछ रॉ मटेरियल वगैरह, या फिर मान लो कोई कच्चा माल वगैरह जो भी होगा उसकी जरूरत उनको पड़ती होगी किसी ना किसी चीज की। तो वो जो कच्चा माल होता है या उनके लिए जो महत्वपूर्ण चीजें होती है वो कहीं ना कहीं से तो लाते होंगे। तो देखिए, इससे भी पता लग जाता है कि भाई किस प्रकार से कहाँ से सामान आता था। तो देखिए, कच्चा माल जो होता है वो दो तरीके से उपलब्ध होता है। या तो वो स्थानीय स्तर पे आसानी से उपलब्ध हो जाएगा, यानी कि जो आसपास के एरिया वहीं पे मिल जाएगा, या तो वो कहीं दूर से लाया जाता होगा। दूर का मतलब क्या हो सकता है कि हो सकता है 50 किलोमीटर से, हो सकता है 100 किलोमीटर से, हो सकता है 200 किलोमीटर से, हो सकता है 1000 2000, कहीं से भी दूर से हो सकता है। ठीक है, और हो सकता है कि आप विदेश से भी आए हो। तो आगे देखिए, शिल्प उत्पादन के कई प्रकार के कच्चे माल का इस्तेमाल होता था। शिल्प उत्पादन करने में कई तरह की चीजें इस्तेमाल करते थे। कुछ पदार्थ जो थे वो स्थानीय स्तर पे बहुत आसानी से उपलब्ध होते थे, जैसे मान लीजिए मिट्टी। हमने पढ़ा था पकी हुई मिट्टी, आपको याद होगा पकी हुई मिट्टी। तो पकी हुई मिट्टी तो उन्हें वहीं से मिल जाएगी, यानी कच्ची मिट्टी लेंगे उसको पका लेंगे, तो ये स्थानीय स्तर पे उपलब्ध हो जाएगा। लेकिन कुछ चीजें ऐसी थी जो आसपास नहीं थी, वो बाहर से मंगाई जाती थी। जैसे मान लीजिए पत्थर हो गया, लकड़ी हो गई, धातु हो गई। कुछ धातुएं जो थी वो बाहर से मंगाई जाती थी। ठीक है, जलोढ़ मैदान से बाहर से मंगाई जाती थी धातुएं, पत्थर, लकड़ी वगैरह। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताने भूल गया कि लकड़ी के भी मनके होते थे। ठीक है, ये याद रखें, लकड़ी के भी मनके होते हैं। और मुझे याद आ रहा है कि एक कोई पेड़ होता है, मुझे उसका नाम याद नहीं है, उसकी जो लकड़ी होती है उसको क्या करा जाता है, चाकू वगैरह से छील दिया जाता है, तो उससे बहुत अच्छे मनके बनते हैं। ठीक है, तो इस तरह की चीजें भी होती थी, हड्डियों के, लकड़ी के, धातु के, पत्थर के और शंख के, कई तरह की चीजों से मिलाकर ये बनाया जाता था। अब देखिए, उपमहाद्वीप तथा उसके आगे से आने वाला माल स्थानीय स्तर पे जो आसानी से उपलब्ध है या फिर सभ्यता के अंदर ही उपलब्ध है तो वो तो मिल जाएगा। लेकिन उपमहाद्वीप तथा उसके आगे से भी हो सकता है कुछ चीजें आती हों जो बाहर से आती हों। तो देखिए, हड़प्पा वासी शिल्प उत्पादन के लिए कच्चा माल प्राप्त करने के लिए कई तरीके अपनाते थे। नागेश्वर और बालाकोट, यहां से क्या मिलता था, शंख मिलता था। ये आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं बिल्कुल कि शंख कहाँ से मिलते थे हड़प्पा सभ्यता में।
ठीक है। तो आपको याद रखना है नागेश्वर और बालाकोट। अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान में मैंने आपको बताया था पहली वीडियो में कि हड़प्पा सभ्यता के जो प्रमाण मिले हैं वो 3 देशों से मिले हैं। एक तो अफगानिस्तान हो गया, दूसरा पाकिस्तान हो गया और तीसरा अपना इंडिया हो गया। ठीक है, तो यहाँ से मिले। तो अफगानिस्तान में एक स्थान है जिसका नाम है शोतुगई। ये नाम बिल्कुल रट लो एकदम, ये आपके उसमें मैप में पूछे जाते हैं आपसे। शोतुगई, अफगानिस्तान में शोतुगई है। यहाँ पे नीले रंग का लाजवर्द मणि मिल जाता था। तो नीले रंग का जो लाजवर्द मणि वगैरह लाया जाता था उसको क्या किया जाता था, अफगानिस्तान के शोतुगई से लाया जाता था। तो ये आपको ध्यान रखना है। शंख कहाँ से ले रहे हैं, नागेश्वर बालाकोट से। और नीले रंग का जो लाजवाब मणि है वो कहाँ से ले रहे हैं, अफगानिस्तान में शोतुगई से। शोतुगई याद रखें। ये कार्नेलियन है, ये मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ। ठीक है, लोथल जो है गुजरात में, यहाँ पे कार्नेलियन पत्थर मिल जाता था। सेलखड़ी अगर हम देखें तो वो राजस्थान में और उत्तरी गुजरात में मिल जाता था, यानी दक्षिणी राजस्थान और उत्तरी गुजरात में मिल जाता था। राजस्थान में एक जगह है जिसका नाम है खेतड़ी, और ये फेमस है तांबे के लिए। तो खेतड़ी जो है, यहाँ पे तांबा जो था बहुत अधिक मतलब मात्रा में आराम से उपलब्ध था, तो यहाँ से तांबा मिल जाता था। और दक्षिण भारत में साउथ में जाते हैं जैसे कर्नाटक वगैरह साइड में, तो वो मशहूर है सोने के लिए, तो वहाँ से सोना वगैरह मिल जाता था। तो ये आपको क्या करना है, ये जो भी आपको यहाँ पे पॉइंट बता रहा हूँ मैं, सारे के सारे पॉइंट आपको एनसीईआरटी किताब में मिलेंगे। आप इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आप इन सब चीज़ों को क्या करें, वहाँ पे अंडरलाइन कर लें, और इसको अगर आप नोट कर लेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। ज़्यादा नहीं है, मेन मेन चीज़ें आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सुदूर क्षेत्रों से संपर्क, बहुत दूर के क्षेत्रों से संपर्क। आपने देखा था, हमने पढ़ा था कि हड़प्पा सभ्यता जो थी इसका व्यापार भी था। ठीक है, और व्यापार में हमने क्या पढ़ा था, इसका व्यापार जो था विदेश में भी था, यानी बाहर भी इसका व्यापार होता था। तो वो भी पढ़ेंगे आगे। पहले सुदूर क्षेत्रों से इसका संपर्क के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो देखिए आपके सामने एक चित्र बना हुआ है, पहले आप इस चित्र को देखिए। ये है ओमान से मिला हुआ एक हड़प्पाई मर्तबान, ठीक है, बर्तन। तो अब इसे एक बार देखिए, यहाँ पे पढ़ाते हैं। हाल के कुछ वर्षों में कुछ पुरातात्विक खोज हुई है, उसमें ऐसा ज्ञात हुआ है, ऐसी जानकारी मिली कि तांबा जो था वो केवल राजस्थान के खेतड़ी से नहीं बल्कि ओमान से भी आता था। ओमान क्या है, एक तरह से हमारे लिए आज के हिसाब से देखें तो अरब कंट्री कह सकते हैं, या खाड़ी देशों में इसको शामिल किया जाता है। ठीक है, तो ओमान से क्या आता था, तांबा आता था, यह आप ध्यान रखेंगे। ओमान जो है तांबे तथा हड़प्पाई पुरावस्तु दोनों में, यानी जो ओमान से मिला हुआ तांबा है और जो हड़प्पा की पुरावस्तुएं मिली हैं उसमें जो चीज़ें मिली दोनों में निकल के अंश मिले हैं। निकल क्या होता है, एक तरह से केमिकल टाइप का होता है, रसायन। ठीक है, रसायन से संबंधित चीज़ है ये, तो आप इसको ध्यान रखें। तो ये दोनों में किसके अंश मिले, निकल के, यानी हड़प्पाई पुरावस्तु में भी निकल मिला है और ओमान जो है यहाँ पे भी निकल मिला है। तो इन्होंने, जब इतिहासकारों ने, पुरातत्वविदों ने अध्ययन करा इसका बहुत गहराई से, तब इनको पता लगा कि भाई ऐसा होता था। तो इन्होंने अंदाजा लगाया कि भारत में जो हड़प्पा सभ्यता है, पाकिस्तान में जो हड़प्पा सभ्यता है, जो हमारी ये जो सभ्यता रही है, इनका कहीं ना कहीं व्यापार होता था ओमान से, ऐसा अंदाजा लगाया गया। ठीक है, बिल्कुल आप इस चीज़ को दिमाग में रखें, याद करके रखें। आगे देखिए, एक हड़प्पाई मर्तबान, आप ये सामने देख रहे हैं चित्र, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। एक हड़प्पाई मर्तबान जिसके ऊपर काली मिट्टी की एक मोटी परत चढ़ी हुई है, इस पे काली मिट्टी की परत चढ़ा रखी है, ये ओमान से प्राप्त हुई है। काली मिट्टी की परत क्यों चढ़ाते थे, क्योंकि इसमें मान लो कोई चीज़ रखते होंगे, जैसे लिक्विड वगैरह रखा जाता होगा, अंदाजा तो यही लगाया कि लिक्विड रखा जाता होगा, तो ये काली मिट्टी की परत रहेगी तो कोई चीज़ लीक नहीं होगी वहाँ से। ठीक है, इसलिए रखा जाता था। अब देखिए आगे, मेसोपोटामिया के लेख, मेसोपोटामिया में एक आर्टिकल, लेख वगैरह जो भी चीज़ें मिली हैं उसमें एक शब्द इस्तेमाल किया गया, मगान। अब ये मगान क्या होता है, इसमें इतिहासकार कंफ्यूज हुए। जब इतिहासकारों ने बहुत अध्ययन करा तो उनको पता लगा कि मगान जो है, हो सकता है कि ये ओमान का नाम था, यानी जैसे हम ओमान पढ़ते हैं ऐसे ही ये ओमान की जगह इसको मगान बोलते थे। ठीक है, मेसोपोटामिया के लोग, तो इसलिए इसको ओमान को मगान माना गया है। और लंबी दूरी के संपर्क से अन्य पुरातात्विक खोज में हड़प्पा की मुहर भी मिल गई, हड़प्पा के बाट भी मिल गए, हड़प्पा के मन के भी मिल गए। अब आप सोचिए कि हड़प्पा सभ्यता की चीज़ें जैसे मुहर, बाट, मन के, ये मिले हैं बहुत दूर,
चाहे वो मेसोपोटामिया से मिले हों या कहीं और ओमान वगैरह से मिले हों, तो इससे क्या अंदाजा लगाएगा इतिहासकार अगर देखेंगे, तो वो ये सोचेंगे जबकि हड़प्पा सभ्यता एक ऐसी सभ्यता है जो भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में है और ओमान जो है वो अरब कंट्री की तरफ है। अगर इतनी दूर वो चीज़ें आपस में मिली हैं, मतलब हड़प्पा की मोहर अगर कहीं बाहर जाके मिलती है, तो ऐसा अंदाजा लगाया जाता है कि शायद इनके बीच में व्यापार होगा। ठीक है, व्यापार होता होगा, ऐसा इतिहासकार कहते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो पार्ट 3। ठीक है, पार्ट 3 में हमने क्या देखा है, शिल्प उत्पादन और इसके बारे में देखा है। और इसके बाद एक लास्ट पार्ट आएगा पार्ट 4। पार्ट 4 में हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे और इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे पेपर में पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन भी मैं आपको बता दूंगा। तो आपको क्या करना है, तीसरा पार्ट बहुत अच्छे से देखना है, चौथा पार्ट भी बहुत अच्छे से देखना है, क्योंकि मैं उसमें क्वेश्चन आंसर भी लास्ट में डिस्कस करूंगा जब टॉपिक खत्म हो जाएगा। और जितनी भी थ्योरी मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ सारी की सारी एनसीईआरटी में अवेलेबल है, आप एनसीईआरटी में जाके पढ़ सकते हैं। आपको वो चीज़ें बिल्कुल अच्छे से समझ में भी आ जाएंगी और याद भी हो जाएंगी और आप डीपली पढ़ सकते हैं। आपको ये भी बता दूंगा लास्ट में कि किस प्रकार से आप 1 मार्क्स की क्वेश्चन की तैयारी करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।